नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भाई आज हम चरखी दादरी में मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व में पीछे विधायक भी रह चुके हैं और एक ग्रीवेंस मीटिंग का मामला हुआ था और इन्होंने कोई अपनी समस्या ग्रीवेंस में रखी थी, लेकिन उसके बदले में इनको क्या मिला, तमाम जो बातें हैं वो हम मीडिया के समक्ष आपके सामने रखने वाले हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार, आपको भी नमस्कार नरेंद्र भाई, और आपके चरखी दादरी तहलका के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, बधाई। हम चाहेंगे कि आपका चरखी दादरी तहलका चैनल दिन रात तरक्की करे, उन्नति करे और समाज की जो भी समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से उजागर कर उन्हें हल करवाने में अपने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की अच्छी भूमिका निभाएं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। सर एक बात जानना चाहूँगा, आप ग्रीवेंस मीटिंग में गए थे, क्या मामला था, विस्तार से बताएंगे थोड़ा सा? जी सर, देखो आज प्रदेश के हालात बड़े नाजुक हैं। कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, एक तरह से जंगल का राज है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सरकार का अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं। एक मेरी समस्या थी। समस्या क्या थी? एक मेरे जानकार हैं दनाना गांव के, उनके भाई की मिसेज का कोई टीजीटी का इंटरव्यू था HSSC हरियाणा में। एक मेरे पड़ोस में बिल्कुल सामने एक सुरेंद्र नाम का कलाड़ी का लड़का रहता था, कई दिन यहाँ रहा, बच्चे समेत रहा, उससे मेरी वाकफियत हो गई। उसने बता रखा था कि मेरी वहाँ सेटिंग है और मैंने कई बच्चों को लगवाया है, आपका कोई निजी आदमी हो तो उसको भी लगवा देंगे। वो मेरे पास आता रहता था मुकेश, उसको पता चला, वो एक दिन आ गया, वो कहने लगा जी इस प्रकार से मेरा भाई DC ऑफिस में रविंद्र जी कलरक हैं और उनकी मिसेज रितु का इस प्रकार से TGT है और आप उससे बात करो सुरेंद्र से। मैंने उनकी हाजिरी में बात करी, फ़ोन से, वो बाहर गया हुआ था, बता रहा था जयपुर। तो मैंने उससे बात करी तो ओपनली वो मैंने फ़ोन खोल के उसको सुनाया, अभी इस प्रकार से मैं करवा दूंगा, मेरी गारंटी है, और आप इनसे देखो, अब तो मैं आ नहीं सकता, इनसे आप पैसे ले लेना, रोल नंबर ले लेना। वो मुकेश मेरे से जानकार था काफ़ी दिनों से, और धनाना में हमारी रिश्तेदारी भी है, उसको ये भी विश्वास था भी इसको पैसे देने में कोई जोखिम नहीं है। तो मेरे को भी आप हमारा आप पर भरोसा है और आपका सुरेंद्र पर भरोसा है, तो मेरे को 4 लाख रुपए रोल नंबर दे गए। अगले हफ्ते वो आया तो मेरे से यहाँ बैठ के बातचीत करके चाय पानी लेके, और वो 4 लाख रुपए रोल नंबर लेगा, बोलो मैं करवा दूंगा, बाकी जो पैसे देने हैं उसकी आपकी जिम्मेवारी, मैं आपसे लूँगा सिलेक्शन के बाद में, ठीक है। उसी दोनों ताकिया मौजूद मोड़ी का विनोद भी वहाँ बैठा था, उसकी हाजिरी में बात हुई, पैसे लेके चले गया। तब लिस्ट आई तो उसका सिलेक्शन नहीं होया तो उन्होंने पैसे वापस मांगे। मैंने सुरेंद्र से बात करी, सुरेंद्र ने बताया कि इस प्रकार से मेरे शोरूम का, मैं शोरूम चलाता हूँ, जयपुर में है, महेंद्रगढ़ में है, अब झज्जर में भी है, कोसड़ी में भी है, और एक हमारा झज्जर का शोरूम का नौकर पैसे लेके भाग गया, मैंने उसकी रिपोर्ट कर रखी है, वो पैसे आते मैं आप दे दूँगा, तब तक आप उनको दे दो। मैंने अपने खाते से उनको चेक दे दिया, उनके 4 लाख रुपए मैंने अपने खाते से वापस कर दिए। अब उसने फिर उसके बाद में मेरे से बात करना, फ़ोन उठाना सब बंद कर दिया, उसकी नीयत खराब हो गई। तो मैं गांव में गया, गांव में पता करा, अभी मेरा इस प्रकार से नौकरी के इसने 4 लाख रुपए मेरे से लिए थे, मेरा आदमी मेरे को दे के गया था। और बोलो विधायक जी आप कहाँ फंस गए, वो तो महाफराड़ी आदमी है, उसने 1 करोड़ 30 लाख नजबगढ़ के डॉक्टर की वहाँ ज़मीन बेच के वो खा गया था, हड़प गया था। एक तो शाम में किसी गरीब की ज़मीन ले ली थी धोखाधड़ी से, तो कई दिन जेल में भी रहा, विदेश भेजने के नाम से भी लोगों को ठगता है, और गुजरात में शराब की तस्करी करते, उसके ट्रक भी वहाँ पकड़े गए हैं। आप कहाँ फंस गए? मगर भाई अब तो फंस गए, अब तो कैसे समाधान? फिर मैं उनके परिवार वालों से मिला, उसके भाई बंद से, उसकी खेती करने वालों सब से मिला। आखिर में उन्होंने भी कह दिया भाई वो पैसे नहीं देगा, उसको बहुत फराडी है, आप अपने ढंग से कार्रवाई करो। मैंने पुलिस को कंप्लेंट करी,
पुलिस ने मेरे को भी नोटिस दिया, बुलाया, उसको भी नोटिस दिया। वो 2-3 नोटिसों में तो आया नहीं। उसके बाद में एक दलाल को लेकर वो आया। SHO सिटी इंक्वायरी कर रहा था हमारा। SHO सिटी जो दलाल था, जो वो डायरेक्शन दे उसी हिसाब से बोल रहा, मुझे भी डरा रहा, अभी तेरे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, रिश्वत देना लेना। मैं कहा भाई मैं तो एक मीडिया हूँ, एक मेरा मित्र जानकार आ गया, उसने सहायता मांग ली और मैंने उसकी मदद कर दी। मेरा उस पर विश्वास था, मेरा इस पर था। तो फिर उसने और डराया। उस जो बयान जो मौके का गवाह था उसको भी उसने SHO ने उस दलाल के कहने से डराया। अब सारी बात होगी, मुकेश जो पैसे दे के गया था उसने अपने बयान दे दिए। अभी जिस प्रकार से मैं आया था और बात हुई थी विधायक जी की फ़ोन से, और मैं इनको 4 लाख रुपए रोल नंबर दे के गया था। अब विनोद ने बयान दे दिए। अभी मेरा आगे ये सुरेंद्र कलाड़ी आया था और हमने यहाँ बैठ के चाय पी। हमारा इसने जाते समय विधायक जी से नौकरी के जो रितु के TGT के थे उसके लिए 4 लाख रुपए ये रोल नंबर ले गया, बाकी रुपए सिलेक्शन पर लेने थे। अब ये सारी बात होने के बाद में SHO ने जहाँ मेरे से दुर्व्यवहार किया वो किया ही, मैंने उसकी कंप्लेंट भी करी SP को, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो मैंने कंप्लेंट करी थी, जो नियम के अनुसार कोई भी शिकायत करता है इस प्रकार का जो संगीन मामला होता है, धोखाधड़ी का, ठगी का मामला होता है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी ये हिदायतें हैं, माननीय उच्च न्यायालय के भी हिदायतें हैं कि ऐसी जो शिकायतें आती हैं, जो इस प्रकार की धोखाधड़ी, ठगी के या और भी संगीन मामलों की जो शिकायतें आती हैं, उनकी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज करें। लेकिन उन्हें रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय उससे साजबाज होकर आरोपी से, और उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, मेरी शिकायत दफ्तर दाखिल कर दी। मैंने फिर CM को भी दिया, DGP को भी दी, लेकिन घूम फिर के शिकायत वहीं इसको सन्नी कुमार SHO को, हेडक्वार्टर DSP को आती रही। आखिरकार कोई समाधान नहीं निकला। तो मैंने ग्रीवेंस कमेटी जो जिला की कष्ट निवारण समिति होती है, उनके चेयरमैन माननीय कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी हैं, उनके समक्ष अपनी शिकायत रखी। तो मैं 30 तारीख को जब ग्रीवेंस की मीटिंग में गया तो उस समय मंत्री महोदय तो आए नहीं। तो मंत्री महोदय की एब्सेंस में DC उप चेयरमैन होते हैं, उन्होंने ली। जब DSP धीरज कुमार ने अपनी सफाई में ये कहा, अगर जी इसमें कोई साक्ष्य वो सबूत नहीं मिले, इसलिए हमने इसको दफ्तर दाखिल कर दिया। जबकि आप ये बताएं, जो पैसे देने वाला है, जिसकी भाभी का सिलेक्शन के लिए जो हमने रोल नंबर दिए थे, पैसे दिए थे, वो आके अपने थाने में अपने बयान दर्ज करवा चुका। मैंने अपने 2 दफ़ा बयान दर्ज करवा चुका। जिसके आदरी में पैसे लेके गया था विनोद मोड़ी, एक हमारे ज़िले में गांव है विनोद मोड़ी, वो विनोद मोड़ी आके थाने में बयान देगा। हमने रोल नंबर का सबूत दे दिया, साक्ष्य दे दिया। हमने जो वापस पैसे चेक से उनको करे थे वो सबूत दे दिया। सारे सबूतों के बावजूद भी कह दी कोई साक्ष्य नहीं मिले, कोई इस प्रकार के सबूत नहीं मिले। जबकि एक आरोपी जिसने इतनी ठगी कर रखी हो, जो आदतन ठग हो, लोगों के साथ तरह तरह की धोखाधड़ी करता हो, उसके गांव में जाके पता करो। मैंने पुलिस को भी बताया, मैंने जो इसके 4-5 ये आरोप लगाए हैं, जो इसने जो कारनामे कर रखे हैं, चाहे वो गुजरात में तस्करी का मामला हो, चाहे नजरगढ़ से डॉक्टर की 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग के ले आया हो, चाहे तुसाम में जो धोखाधड़ी करी है उसमें जेल में रहा, जेल का भी तो रिकॉर्ड होता है, वहाँ भी तो FIR दर्ज हुई है जब भी जेल में गया है ना, वो रिकॉर्ड देखो, इसके गांव में जाके तसल्ली करो। लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। SHO DSP बोला ये तो इसमें कोई साक्ष्य नहीं। उस टाइम मैंने कहा खड़े होके, आग जी आप ये कह रहे हैं आगे इसमें साक्ष्य नहीं है, हमने तो 5-5 लोगों के सबूत दे दिए, 3 तो बयान दे गए, एक रोल नंबर जिस काम के लिए पैसे दिए थे वो सबूत होगा, एक उनके पैसे हमने काम न होने पर वापस चेक से पैसे दिए हैं
उस खाते की जांच कर लो भी, 4 लाख रुपए वापस गए। चेक हो जाएगी। हाँ हाँ, चेक हो जाएगी। अब इतने सबूत के बावजूद भी आप ये नहीं कि सबूत नहीं मिले, और एक आरोपी जिसके जो आदतन ठग है, जिसके पर इतने इतने इल्ज़ाम मैंने लगाए हैं, इनकी आपने कोई जांच ही नहीं करी। आप कानून की रक्षा कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो धोखेबाज ठग हैं उनकी मदद करें, उनका बचाव कर रहे हैं। तो उसमें एसपी साहब ने भी थोड़ा हतरारा में भी ऐसे ऊंचे बोलने से हम कोई FIR थोड़ी दर्ज करेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है, इतना बड़ा अधिकारी, जिले का कप्तान, उसको तो चाहिए थी न्याय की बात करना, क्योंकि मैं तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा था। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन एसपी साहब वैसे ठीक भले आदमी, मैं उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये कप्तान है, उनकी जिम्मेवारी है, उन अपने कर्मचारियों का बचाव करने के बजाय न्याय की बात कहनी चाहिए थी। उस समय एसपी साहब ने कहा कि भी इस प्रकार से हम को ज़्यादा ऊंचे बोलने से FIR दर्ज नहीं होगी। अब देखो, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि पर्ची खर्ची हमने बंद कर दी, दूसरी तरफ नौकरी लगवाने के नाम से पैसे ठगे जाते हैं, और पुलिस का कप्तान ये कहता है हम ऐसे FIR दर्ज नहीं करेंगे। तो ये तो जो सरकार का जो पर्ची खर्ची बिना नौकरी देने का जो नारा है, वो भी नारा नष्ट हो जाता है, क्योंकि सरकार का जो नारा है और उसी नारे के तहत यदि कोई ठगी करता है, पुलिस उस पर FIR तब तक दर्ज नहीं करती है, तो इसे ये नारे पर भी तो चोट है। इस प्रकार से सरकार की भी किरकिरी हुई है। हम जैसे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको भी इस बात से आघात लगा है कि इतना बड़ा अधिकारी, जिसे सरकार ने, भारत माता ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, उनको न्याय की बात कहनी चाहिए। चलो, एसपी साहब ने भी अपने नीचे के अधिकारियों के गुमराह करने से कोई इस प्रकार की बात कह दी होगी, लेकिन ये जो अधिकारी हैं, जो DSP हैं हेडक्वार्टर, धीरज कुमार और ये सन्नी कुमार, इन्होंने तो इतनी बदफैली फैला रखी है, भ्रष्टाचार पैदा कर रखा है। आप देखो दादरी में क्या हाल है, कोई भी काम पैसे बगैर थाने में नहीं होता है, दलाल सरेआम घूम रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ कितने गेस्ट रूम हैं, कितने गेस्ट हाउस हैं, कितने होटल हैं, सब में अनैतिक कार्य होता है, किसी की देख रेख में होता है, या तो सिटी थाना की देख रेख में होता है, या DSP हेडक्वार्टर उनकी देख रेख में होता है। धीरज कुमार तो पहले भी यहाँ से चोरा है, इसका पहले का रिकॉर्ड भी बहुत गंदा रहा है। इसने न्याय की बात नहीं करी, इतने अपना खुद के हित के लिए जो भी करे हैं ना फैसले, खुद के हित लिए फैसला करता है। ये यहाँ राजनीति भी करता है धीरज कुमार। इसने यहाँ हमारे सामने भी कहा था कि भाई कांग्रेस की पैरवी करता है। तो BJP के बड़े नेता है मनीष कुमार रोहतक से, ये भी रोहतक से बिलोंग करता है। इसने मेरे आगे भी ये कहा था, जब मेरी इंक्वायरी इसने करी इसकी SHO की, तो बोलो तो ये जो जाट आंदोलन होया था, ये तो बोलो इसने मनीष ग्रोवर ने करवाया था, उसके गनमैन और उन्होंने लूट करी थी, करोड़ों रुपए उनके पाए गए थे। अब जो राजनीति करता है BJP का कितना बड़ा नेता रहा, जो उस पर आरोप लगा रहा है, कांग्रेस की पैरवी कर रहा है, तो ऐसे ऐसे अधिकारी जिला हेडक्वार्टर पर बैठ कर राजनीति करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो फिर न्याय किसको मिलेगा। अब देख लो आप, दादरी में सट्टा खूब जोरों पर चल रहा है, अवैध नशे बिक रहे हैं, यहाँ शराब अवैध ले लो, यहाँ सुल्पा यहाँ ले लो, गांजा यहाँ ले लो, चरस यहाँ ले लो, समेक ले लो, काला वो चिट्ठा है चिट्ठा वो ले लो, किसकी देख रेख में बिक रहा। यदि पुलिस अपनी जिम्मेवारी को समझें और पुलिस ऐसे लोगों को अंदर करे, तो कम से कम इन चीज़ों पर तो अंकुश लग सकता है। जो भी इस प्रकार के लोग हैं जो समाज में गलत काम करते हैं, इन पर यदि पुलिस अंकुश लगाए, ध्यान रखे, उनको गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उन पर मुकदमा दर्ज करे, तो फर्क पड़े। लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा, क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार का ये मिला हुआ है ठिकाना, ये जो गलत काम करने वाला है इनको मंथली देते हैं। सर, दादरी पुलिस की बात करें तो एक तरफ नशा मुक्त अभियान चला रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि हमने दादरी को क्या नाम है नशा मुक्त कर दिया है, और एक तरफ नशे को लेकर सरेआम कत्ल हो रहे हैं, खून हो रहे हैं और रोड पे मारे जा रहे हैं, वहां पे पुलिस भी मौजूद खड़ी है, लेकिन बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या मानते हैं? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, आज यहाँ दादरी नहीं, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था फैल हो चुकी है, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, बड़े बड़े नेताओं को धमकियाँ मिल रही हैं। आपको आश्चर्य होगा, जींद में 1.5 महीने में
15 मर्डर हुए हैं, जिसमें 9 तो चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच मारे गए हैं। आप बता रहे हैं यहाँ सरेआम से मारा गया और मारा गया है। पुलिस वहाँ देख रही है। तो ये आप क्या महसूस करते हैं? आप भी ये महसूस करते हैं? आप पत्रकार हैं, जागरूक हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी तो आभास होता होगा ये किसकी वजह से हो रहा है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने पुलिस लगा रखी है, बड़े बड़े अधिकारी लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी इनको तनख्वाह मिलती है, कोठियां हैं, कार हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, स्टाफ है, सभी तरह की सुविधा दे रखी है। और उसके बावजूद भी इस प्रकार के अपराध घटित होते हैं, तो इसमें संलिप्तता किसकी मानेंगे आप? जिनकी जिम्मेवारी उनको संलिप्तता मानेंगे, नहीं तो वह उन पर अंकुश लगाएं, रोक लगाएं, लेकिन कोई रोक नहीं लग रहा। आज सरकार के अधिकारी किरकिरी कर रहे हैं, सरकार पर अधिकारियों का अंकुश नहीं है, सरकार अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज प्रदेश का बहुत बुरा हाल है, आम आदमी दुखी है। मैं तो गिरविश कमेटी की मीटिंग में पहली दफ़ा गया था, मैंने वहाँ देखा लोगों की इतनी इतनी समस्याएं हैं और इतनी जेन्युइन समस्याएं हैं, कई सालों से लटकी पड़ी हैं, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं हो रहा। लोग तराई तराई कर रहे हैं कि दुखी हैं, परेशान हैं। लोग वोट तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर पछताते हैं। आज सर, बुरा हालात है। लेकिन आज की बात करें तो आज जो भाजपा विधायक है उनके द्वारा चुनाव में एक बहुत बड़े दावे किए गए थे। भाई लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, या फिर दुकानदारों को ये कहा गया था कि आप दुकान खुली छोड़ दोगे लेकिन सुबह आपको दुकान वैसी ही मिलेगी, गुंडागर्दी नहीं पनपने दूंगा। तो आज वो चीजें धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही। देखो नरेंद्र भाई, अब चुनाव के दौरान किस कैंडिडेट ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, लेकिन ये तो आज आपके बिल्कुल सामने है। जो विधायक जी ने या किसी दूसरे उम्मीदवार ने उस समय कानून व्यवस्था पर बात उठाई थी, आज कानून व्यवस्था की क्या हालत है। और मुझे तो ये अचंभा हो रहा है, एमएलए चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और संवैधानिक जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उसमें एमएलए का चीफ सेक्रेटरी से ही बड़ा दर्जा होता है। प्रदेश में सबसे बड़ा अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होता है, उससे भी बड़ा दर्जा एमएलए का होता है। चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में भी यदि विधायक जाएगा तो चीफ सेक्रेटरी को भी खड़ा होकर उसको विश करना पड़ेगा, सी ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन आज आश्चर्य की बात है, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय उमेद सिंह पातुवास जी जनहित के लिए लोगों के बीच में गए हुए थे, चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच वगैरह भी उनके साथ थे। एक वीडियो उनके कहने से बैठने के लिए कमरे का दरवाजा तक नहीं खोलती, चाबी तक नहीं देती है। इससे निर्लजता की, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? कहाँ सरकार, ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अफसोस आज मुझे ये लग रहा है कि प्रदेश में लोकतंत्र की सरकार न होकर ब्यूरोक्रेट की सरकार चल रही है, अफसरशाही आई है। अफसर जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, चारों तरफ से लूट मची हुई है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला है नहीं। किसी भी महकमे में जाके देख लो, और पुलिस का तो सबसे बुरा हाल है। अब ऐसे हालात में इस प्रदेश का क्या होगा ये तो परमात्मा ही जाने। आम आदमी कैसे सुरक्षित महसूस समझे आपको? अब आप देखो, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि रहा हूँ, 2 लाख वोटरों ने मुझे विधायक चुना था। संवैधानिक प्रोटोकॉल में विधायक का दर्जा चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है। अब मैं आज पूर्व विधायक हूँ, आज मैं एक पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, एक्स एमएलए एसोसिएशन का महासचिव हूँ। आज मेरी जो जेन्युइन शिकायत है, जिसके लिए मैं न्याय मांग रहा हूँ, आज मेरे को ही न्याय नहीं मिल रहा। मेरी शिकायत पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जा रही, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि हमारे पुलिस के सबसे बड़े सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी होते हैं, डीजीपी ने ही पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दे के कहा है कि कोई शिकायत आएगी हम पहले उसके प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे और उसके बाद में उसकी तस्दीक की जाएगी। लेकिन इन सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, हमारे डीजीपी साहब, सबके आदेशों की अवहेलना हो रही है। अब एक छोटा सा थानेदार, एक डीएसपी जो एसएचओ से प्रमोट होकर डीएसपी बना है, जिसका कार्यकाल दागदार रहा है, वो डीएसपी
दोनों मिलकर इस प्रकार से खेल रहे हैं, आके भ्रष्टाचार की गंगा बहा रखी है और जनता की कोई सुनवाई नहीं। अब ऐसे हालात में इस प्रदेश का क्या होगा मैं तो कह नहीं सकता। हालात बुरे हैं पूरे देश प्रदेश में। तो इसके आपने आगे भी कहीं अपनी शिकायत दर्ज करवाई है? अब मैंने शिकायत दर्ज करवाई है ग्रीवेंस कमेटी में दोबारा? हाँ, एसपी साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया सबके सामने कि मैं दूसरे अधिकारी से इसकी जांच करवा लेता हूँ, आपकी संतुष्टि नहीं है तो मुझको जी आप जांच करवा ले, मैं तो उससे भी ये इनकार नहीं करता, क्योंकि आप कप्तान हैं, पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी हैं ज़िले में, आप मुझे तो न्याय चाहिए, न्याय मुझे मिलना चाहिए। आपके होते न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मैं आगे अपनी फरियाद करूँगा, और तो क्या कर सकता हूँ। अब विधायक जो पूर्व रहा है उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसकी शिकायत पर FIR तक दर्ज नहीं हो रही है, तो आम जनता को कहाँ न्याय मिलेगा? कैसे आम जनता न्याय की उम्मीद करेगी? इन हालातों में इस प्रदेश का क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब क्या लग रहा है आपको, आपके जो आश्वासन आपको मिला है, क्या उसका समाधान हो पाएगा? क्या आपको न्याय मिल पाएगा? देखो, मैं एसपी साहब की बात पर भरोसा करता हूँ। एसपी साहब उस पर क्या संज्ञान लेते हैं, किस अधिकारी की ड्यूटी लगाते हैं, उस ड्यूटी में क्या निकल के आता है, ये उसके बाद की बात है। मेरे तो यही है, अब भी आज भी मैं एसपी साहब से यही निवेदन कर सकता हूँ और कल भी यही निवेदन कर सकता हूँ कि इस प्रकार से यदि जिसने जो आदतन ठग है, धोखेबाज है, धोखाधड़ी कर रखी है, ऐसे आदमी को सार्वजनिक इस प्रकार से कहा जाएगा कि ऐसे FIR दर्ज नहीं होंगी, तो ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ता है और इससे सरकार की किरकिरी होती है, प्रशासन की भी किरकिरी होती है। तो इस प्रकार की बातों को सार्वजनिक प्लेटफार्म पर न रख के और कानून को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, और सरकार ने, भारत माता ने उनके कंधों पर जो स्टार लगाए हैं उनका सम्मान और इज्जत करते हुए, न्याय की बात करते हुए, ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर उनको अंदर देकर उन्हें सबक सिखाने का काम करना चाहिए, ताकि और ज़्यादा ठग ऐसे हम जैसे शरीफ लोगों को न ठग सकें। आज देश में चाहे साइबर ठगी का नाम देख ले, इस प्रकार के ठग तरह तरह के लोगों को लालच देकर, तरह तरह के बरगला कर उनको ठगते हैं। पूरे देश में 12,000 करोड़ से ज़्यादा ठगी हुई है, और इस साल में अनुमान है कि ये ठगी का आंकड़ा 20,000 करोड़ से भी आगे बढ़ जाएगा। अब देश का 20,000 करोड़ इस प्रकार के लोग ठग के ले जा रहे हैं, तो कमी किसकी है? पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करे तो ठग, एक बार किसी ने ठगी कर ली और इस प्रकार सख्ती से उसके खिलाफ एक्शन हो गया तो 100 बार आगे सोचेगा ठगी करने से। दूसरे लोगों को जो ठगी करने के लिए तैयार बैठे हैं, या चोरी करने के लिए या अपराध करने के लिए बैठे हैं, उनको भी सबक मिलेगा। तो जब तक सख्ताई से कोई काम नहीं होगा तब तक इस प्रकार के जो ठग लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, चोरी करने वाले लोग हैं, लोगों को गुमराह करके ठगते हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों की जो ठगी की पूंजी है उसके आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए अपने अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाई है उनको सख्ती से पालन करते हुए ऐसे ठगों को सलाखों के पीछे भेजें, उनकी प्रॉपर्टियों का टेस्ट करें, ताकि आगे को वो ठगी करने का साहस ही नहीं कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रजातंत्र में तो जनता बड़ी होती है, जनता के हम सेवक हैं, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, राजनीतिक लोग हो। जब जनता की हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो जनता की क्या सेवा करेंगे? तो इसलिए कानून में अधिकारियों की जो जिम्मेवारी मिली है उसको उन्हें ईमानदारी से और बखूबी से निभाने का काम करना चाहिए, ताकि ऐसे जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके और जनता को अमन चैन से जीने का अवसर मिल सके। अब जब जिस अधिकारी ने, जो सन्नी कुमार सिटी PSI हैं, उन्होंने मेरे से जो बदसलूकी की और जो वहाँ मौजूद था उससे भी बदसलूकी की, और फिर मैंने उसकी कंप्लेंट करी। उस कंप्लेंट पर DSP हेडक्वार्टर ने कोई ज्ञान है, चलो SP साहब ने नीचे डाउन कर दी,
उनकी जो ड्यूटी भी यही थी कि वो भी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट इसकी जांच करे, लेकिन डिप्टी सुप्रिटेंडेंट तो भ्रष्ट आदमी है, वो किसका जांच करेगा। उसने गोल मोल जांच बढ़ा दी 2 आदमी की, जिसकी मैंने कंप्लेंट करी थी उसके बयान लेके अब मैंने जिसकी शिकायत कर रखी है वो मेरे फेवर में थोड़ी बोलेगा, मेरे विरोधी है, उनके बयान लेके और गोल मोल रिपोर्ट बना दी। भी ऐसे संज्ञान में आया कि ऐसी कोई बदसलूकी वगैरह नहीं करी, ठीक जांच पड़ताल पूछताछ करी थी। अब जब ऐसे अधिकारी बचेंगे और ऐसे अधिकारियों को ऐसे सिटी की जिम्मेवारी मिलेगी, सिटी थाना का एक महत्वपूर्ण होता है, जिम्मेवारी मिलेगी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, ऐसे अधिकारी को तो नौकरी में रखने का भी हिसाब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी, जो दलाल आके जो डायरेक्शन देगा, डिक्टेशन देगा, उसी के अनुसार जांच में पूछताछ करेगा तो न्याय कहाँ मिलेगा। तो मैं तो ये निवेदन करूंगा एसपी साहब से भी कि ऐसे अधिकारी को तुरंत ऐसे पद से हटाकर इसे किसी को और जिम्मेवारी दी जानी चाहिए और अच्छे अधिकारी को, ईमानदार अधिकारी को थाने की जिम्मेवारी दी जाए, ताकि भविष्य में जो कोई भी कंप्लेनेंट आए, कोई भी शिकायत करता है, उसका सम्मान भी हो, उसकी बात भी सुनी जाए और उसको कानून के मुताबिक न्याय भी दिया जाए। मेरी एसपी से गुहार है ऐसी। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे हमारा यूट्यूब चैनल चरखी दादरी तहल का किसी भी प्रकार के विचारों की पुष्टि नहीं करता है। ये वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूरे विधायक हैं रणबीर मंदोला जी, वो स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई है, जिसको लेकर भी उन्होंने शिकायत दी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो तमाम जो ऑडियंस है, जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे एक ही अनुरोध है, वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और भाई लाइक मार दो, और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलांगा फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।